हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है, इसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम है, उस एटम के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, साथ में रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट मिलता है इसको निकालते हैं, और हाफ लाइफ पीरियड को भी कैलकुलेट करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 11, 12 या बीएससी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन और पूरी डेरिवेशन को आज के इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग लिखते हैं अ रिएक्शन इज said to be zero order reaction if rate of reaction is independent of the concentration of all the reactants। मतलब उस रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे जिस रिएक्शन का जो रेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब उस रिएक्शन के में जो रिएक्टेंट है उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। उस रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। या और करके एक और आप लोग भी डिफिनेशन लिख सकते हो। का डिफिनेशन क्या कहता है? द रिएक्शन in which the total concentration of the reactant does not change with time and rate constant remains same। मतलब यहां पे कहने का मतलब क्या है, इस डिफिनेशन का भी कहने का मतलब है कि जो टोटल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होती है वो चेंज नहीं होती टाइम के रिस्पेक्ट में। और वही चीजें भी कहना चाहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, जिसकी वजह से जो हमें रेट कांस्टेंट मिलता है उस रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम मिलती है, एक ही मिलती है। तो वही ये कहना चाहता है। अब हम लोग कंसीडर करेंगे, यहां पे लिखेंगे कंसीडर। एक हम लोग कंसीडर करते हैं रिएक्शन जो कि मानेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो उसके लिए मान लेते हैं हम लोग ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ए रिएक्टेंट से हमारा पी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब जब हमारा टी जीरो है, मतलब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है,
रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पे रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए है, और जब रिएक्शन हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट तो हमारे पास कुछ बनेगा नहीं, तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ नहीं बना, मतलब नील प्रोडक्ट, या वहां पे जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी, मतलब टी टाइम के बाद, टी इज इक्वल टू टी का मतलब क्या है, 10 मिनट, 20 मिनट, या 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, यहाँ पे टी का कोई वैल्यू होगा, और यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन टी का वैल्यू जो रहेगा वो जीरो रहेगा ऊपर के कंडीशन में, और यहाँ पे टी का वैल्यू कोई नंबर होगा, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से, या सेकेंड में। तो यहाँ पे मतलब जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो x मोल पर लीटर है, तो उस कंडीशन में हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा a माइनस एक्स, मतलब ये हमारा ओरिजिनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट x बन गया, तो उस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहां पे मिल जाएगा। अब हम लोग इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताएगा, स्पीड ऑफ हमें रिएक्शन ये बताएगा कि किस रेट के साथ या किस टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, या कितना हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट तो कुछ नहीं बना, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट टी है, और यहाँ पे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो ए माइनस एक्स। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंजिंग हो रही है, वो हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आगे हम लोग लिखते हैं रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आगे हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की। तो रिएक्टेंट यहां पे क्या है, रिएक्टेंट हमारा A है, तो A, और चूंकि हम लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहां पे A पॉज जीरो लगा देंगे। अब रिएक्शन का जो रेट है, मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स पावर जीरो, क्योंकि रिएक्टेंट तो हमारा यही है ना, यहाँ पे तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, रिएक्शन तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे a माइनस एक्स पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है। तो आगे हम लोग लिखते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स पावर जीरो, और यहां पे जो k है वो क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट है। तो यहां पे लिख देते हैं वेयर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये हमारा k है। अब a पावर a माइनस एक्स पावर जीरो, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। अब t को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते तो dx इज इक्वल टू k dt। अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dx इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt।
यहां पे के क्या है, कांस्टेंट है, तो के को हम लोग बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, के dt। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इस तरीके से, जैसे हमें अगर कोई ऐसा नंबर मिलता है इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका इंटीग्रेशन x हमें मिलेगा। ठीक, अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो इसका इंटीग्रेशन हमें t मिलेगा। अगर हमें कोई ऐसा इंटीग्रेशन मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो हमें इंटीग्रेशन y मिलेगा। मतलब ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा इज इक्वल टू k, और इंटीग्रेशन ऑफ dt करेंगे तो t। ठीक, और जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, यहां पे हम लोग कांस्टेंट i मान लेते हैं, और इस i कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहां पे लिख देते हैं वेयर i इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट i क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग कंसीडर करेंगे कि अगर हम लोग s का वैल्यू 0 मान लेते हैं और t का वैल्यू 0 मान लेते हैं, मतलब जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू हमें क्या मिलता है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा क्या, 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस आई। इसका मतलब i का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 0। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब हम लोग i का वैल्यू 0 इस इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे नाउ पुटिंग i इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। यहां से इसको हटा देते हैं और इसको हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक, तो i इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू के टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x इज इक्वल टू के टी मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग आगे इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग जो यहाँ पे के रेट कांस्टेंट दिख रहा है, इस के का हम लोग यूनिट निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे यूनिट ऑफ के, मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट। कैसे निकालेंगे, यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है x इज इक्वल टू के टी। यहां से k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x बाई टी। और x क्या है, x हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जिसको कि हम लोग किस यूनिट के साथ मेजर करते हैं, मोल पर लीटर से। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल पर लीटर ही यूज करते हैं ना, तो मोल पर लीटर हो जाएगा। और टाइम को हम लोग सेकेंड से यूज करते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। किसका यूनिट हो गया है, के का, मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग हाफ लाइफ पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड, कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। तो जब हम लोग कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड करेंगे, तो उस कंडीशन में x का वैल्यू जो करेंगे हम लोग पुट करेंगे, वो a/2 पुट करेंगे, और t का जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग t हाफ पुट करेंगे। तो वही हमें यहां पे रखना है। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग above values in equation 4 we have। तो यहां पे s के प्लेस पे a/2 पुट करेंगे इज इक्वल टू k, और t के प्लेस पे t हाफ पुट कर दिए।
तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे हमें मिल जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई 2k। इसका मतलब जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनली किसके हैं, ए के। और ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है, किस चीज का, रिएक्टेंट का। तो जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट की, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यही क्या करना था हमारा टोटल आज की इस वीडियो में, हमें जानकारी प्राप्त करनी थी। और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें एग्जांपल, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे हम लोग मान लें कि H2 है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है Cl2, इसका लाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में हमारा क्या बनता है, HCl बनता है 2HCl। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। गैसियस स्टेट में जो भी रिएक्शन होते हैं मेनली उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, तो यही थी आज की हमारी कंप्लीट टॉपिक। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।